नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला की ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज जो वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज है जो कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आज जो इस वीडियो में रहेगा वो अपना इंटीग्रेशन का पार्ट, जिसमें लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर, साथ ही वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो इस वीडियो में आज होने वाला है वो ये है, और जो बच्चे वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारी विद्या दर्शन पाठशाला द्वारा आरपीएससी पर सेकंड ग्रेड की ये सीरीज चल रही है। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो सीरीज का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए जो वैकेंसी आती है, इस सीरीज का आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपके छोटे भाई बहन वगैरह जो कक्षा 10वीं 12वीं की मैथमेटिक्स या अन्य कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी गणों में कोई भी परिचित हो, तो आप उन्हें भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे 10वीं 12वीं की मैथ, साथ ही जनरल साइंस और अन्य कंपटीशन की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। आज का पहला टॉपिक वेक्टर आइडेंटिटीज। वेक्टर आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज? तो डेल को हम लोग पढ़ चुके हैं। डेल हमारा एक ऑपरेटर है जो कि फॉर्म में लिखा जाता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो उसी डेल को यूज करते हुए उन्हीं जो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ बेसिक आइडेंटिटीज डेवलप की गई थी जिन्हें आप पढ़ते हैं। और साथ ही इन आइडेंटिटीज को सीधे के सीधे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है और पूछा जाता ही है। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज, सदिश की कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण। जो पहली सर्व समीकरण निकल के आती है वो है डाइवर्जेंस यू ए। डाइवर्जेंस यू ए। अब देखिए, एक चीज़ में सारी आइडेंटिटीज बताने से पहले आपको बता दूं कि जो भी ए बी सी या कुछ भी आने वाला है, ये सब कौन सी क्वांटिटीज़ है? वेक्टर क्वांटिटीज। और साथ ही यू वी ऐसे कुछ आएंगे तो ये है अपने स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना मन में। तो यहाँ क्या है? यहाँ मल्टीप्लिकेशन है किस किस का? u क्या है? तो u अपना है स्केलर, और a क्या है? a वेक्टर। ठीक है, तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ? और a के ऊपर मैं वेक्टर का साइन लगा देता हूँ, ये हो गया अपना a। तो डाइवर्जेंस यू ए। तो डाइवर्जेंस यू ए, इसको जब सोल्व किया जाता है तो सोल्व कैसे करेंगे? डेल कर देंगे किसका? यू ए। ठीक है, और सिग्मा ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स डॉट यू ए, मल्टीप्लिकेशन में यू है ना। और इसको जब सोल्व करना क्या है कि हर आइडेंटिटीज को सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो बेसिक है अपना, इसको सोल्व करते जो मिलता है वो आप देख लीजिए डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में, जो कि अपना रहेगा यू डाइवर्जेंस ए, यू डाइवर्जेंस ए प्लस, देखिए u स्केलर क्वांटिटी, डाइवर्जेंट ए भी स्केलर क्वांटिटी, तो u डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेड u, ए डॉट ग्रेड u। अब वेक्टर के साइन लगा देता हूँ, ये हो गया। देखो a वेक्टर क्वांटिटी और ग्रेड u भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो a डॉट ग्रेड u मैथमेटिकल रूप में जब आएगा तो कुछ इस तरीके से आ सकता है ये, तो डेल डॉट यू ए। ठीक है, डेल डॉट यू ए। तो यू को तो एज इट इज रखना है, तो यू को एज इट इज। डाइवर्जेंस ए, तो डाइवर्जेंस ए को क्या लिख सकता हूँ? डेल डॉट ए, डेल डॉट ए प्लस ए ग्रेड यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं अच्छे से, ये याद रखनी है। कैसे आई? तो आप इसको सोल्व करेंगे, आई के फॉर्म में सिग्मा लेकर भी सोल्व करेंगे तो ये आपको आती हुई दिख जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर क्वांटिटी को कैसे आगे निकाला जाता है, वो इस स्केलर क्वांटिटी वाली प्रॉपर्टी लगा के हम ये लिख सकते हैं।
साथ ही अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये कंप्लीट 5-7 प्रॉपर्टियाँ का डेरिवेशन भी दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कर्ल यू ए। ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में लिखने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ भी क्या है, यू स्केलर है और ए क्या है अपना वेक्टर, ठीक है। जो डाइवर्जेंस में हुआ वही कर्ल में होगा। तो सबसे पहले यू कर्ल ए, वेक्टर की साइन लगा देते हैं इनमें, ठीक है। अब ए को तो ठीक ऐसे ही जैसे ए डॉट हो गया था डाइवर्जेंस में, अब ए क्रॉस हो जाएगा किसका, ग्रेड यू का, बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो देखिए, ये डेल क्रॉस कर्ल चल रहा है ना, क्रॉस यू ए, यू स्केलर ए वेक्टर खोलेंगे तो यू कर्ल, तो कर्ल कैसे, डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस ए प्लस और ए क्रॉस ग्रेड यू, ग्रेड यू को डेल यू से डेल यू, ठीक है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी और डायरेक्ट पूछे जाने वाली प्रॉपर्टीज। इन्हें एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या ए यू की वैल्यू देके वो कर्ल यू ए पूछ लेगा, कर्ल ए यू ए की जगह इसको उल्टा करके पूछ लेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, और साथ ही हम इसे सोल्व कर सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है वो है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ठीक है। थर्ड वाली डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी सॉल्व कैसे करेंगे, तो डाइवर्जेंस डेल डॉट ए क्रॉस बी, ये इस मैथमेटिकल रूप में आ सकती है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए या तो ए क्रॉस बी को सॉल्व करो या डाइवर्जेंस को, और डायरेक्ट जो आइडेंटिटी से होगा वो इस तरीके से होगा, बी डॉट कर्ल ए, दोनों ही क्या है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज है, ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है। मैंने कहा था ए बी सी जो भी आएंगे वे वेक्टर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड उनको स्केलर ले लेंगे, ठीक है। जरूरत यू की पड़ेगी और ए बी की पड़ेगी। तो बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, इस तरीके से ये खुलता है, ठीक है। याद करने के लिए उल्टा चल रहे हैं बस, बी डॉट कर्ल ए शुरुआत बी से और यहाँ शुरुआत ए से, माइनस ए डॉट कर्ल बी, इनके वेक्टर साइन लगा ले बोलिए, ठीक ठीक। वैसे ही मैथमेटिकल रूप क्या आ सकता है वो वाला, तो डेल डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको खोलते हैं तो बी कर्ल ए को कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, ठीक, माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ये है मैथमेटिकल इसका रूप, इम्पोर्टेंट है इसलिए मार्क कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही कर्ल ए क्रॉस बी, ठीक है, कर्ल ए क्रॉस बी, तो कर्ल ए क्रॉस बी थोड़ी बड़ी है। पहले अब देखो सोल्व भी करेंगे इसको क्या लिखेंगे, ये हो गई कर्ल क्रॉस, कर्ल ये होता है क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये जो निकल के आते हैं वो है अपने पास ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट त्रिगुणक है ना, क्रॉस 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 की वजह से, या ट्रिपल क्रॉस कह सकते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट को भी कहा जाता है, पर यहाँ तो कंप्लीटली जो दिखता है वो ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, किसका, ए बी सी का, ठीक है। तीनों ही क्या है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज है, डेल को भी वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है ना, तो डेल भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वे भी वेक्टर, तो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। ये जो प्रॉपर्टी है लंबी भी है, तो याद करने के लिए आप ध्यान रखो, शुरुआत करनी है, देखो कर्ल ए क्रॉस बी है ना, इसको हटा देते हैं, थोड़ी लंबी है तो अभी पूरी आ जाए, ठीक। तो हमेशा शुरुआत कैसे करेंगे, ए डाइवर्जेंस बी, ठीक है, ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए, ठीक है, ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए,
प्लस डेल डॉट ए, सॉरी पहले बी आएगा, डेल डॉट बी ए, डेल डॉट बी ए माइनस डेल डॉट ए बी। लंबी है पर याद रखनी है, क्या है, ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए प्लस डेल डॉट बी इंटू ए माइनस डेल डॉट ए इंटू बी। ठीक, अब वेक्टर और स्केलर का पता करने के लिए एक बार इसको मैथमेटिकल डेल के फॉर्म में लिखते हैं, तो डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए डाइवर्जेंस बी, तो ए डाइवर्जेंस को डेल डॉट बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए, तो बी डेल डॉट ए प्लस ये तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डेल डॉट बी इंटू ए माइनस डेल डॉट ए इंटू बी। ठीक है, इसको मार्क करके और इसको इसी क्रम में याद करना तो जल्दी याद हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी पूछी नहीं गई है पर पूछी जा सकती है, तो याद रखनी जरूरी भी है। और कहीं ना कहीं ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाती है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद करने के लिए ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए प्लस डेल डॉट बी इंटू ए माइनस डेल डॉट ए। देखो ए बी का उल्टा सुल्टा रूप है, देखो ए बी बी ए है ना, तो बी ए बी, और जहाँ पर ए बी पहले आ रहा है, बी बाहर है या पहले आ रहा है, वहाँ माइनस, तो ये बी इधर भी हो सकता है, तो ये माइनस है ना, बाकी दोनों जगह प्लस। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट नहीं है मतलब फर्स्ट ऑर्डर की, ये फर्स्ट ऑर्डर की थी, यहाँ डेल एक बार में काम आता है, मतलब जो भी डेल है वो एक बार ही काम आता है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर आइडेंटिटीज भी कहते हैं। तो जो वेक्टर आइडेंटिटीज है फर्स्ट ऑर्डर वाली, उसमें ये लास्ट है, तो ग्रेड ए डॉट बी। अब ग्रेड ए डॉट बी, तो ग्रेड को जानते भी है क्या होता है, डेल ए डॉट बी निकालना है ना, तो इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर प्रॉपर्टी से कैसे निकलेगा वो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ए और बी दोनों क्या है, यहाँ ए और बी दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, ए और बी दोनों वेक्टर हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे उसमें किया, अब कहाँ से शुरुआत करनी है, ए से कर लो, बी से कर लो, तो बी डॉट डेल ए, क्या लिखना है, बी डॉट डेल ए प्लस ए, अब देखो बी डॉट डेल ए था, तो अब नेक्स्ट हो जाएगा ए डॉट डेल बी डॉट डेल ए डॉट डेल बी। अब ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा इसमें, कैसे, प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी। ठीक है, कैसे किया, बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी। तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट को डेल ए बी। ठीक है, ये दोनों टर्म तो ऐसे कैसे ही, और वो टर्म भी ऐसे कैसे ही, यानी ये का ये रूप आएगा। ठीक, इसी को लिख देते हैं, तो बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी, बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी। तो ये लास्ट आइडेंटिटी फर्स्ट ऑर्डर वाली, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि एक ही बार डेल का प्रयोग हो रहा है। तो अब इम्पोर्टेंट कौन कौन सी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रटनी है, कैसे भी करके याद करनी है, रटने की बात नहीं है, रटनी कैसे सोल्व करके निकाल भी सकते हैं, पर एग्जाम पर्पज से रटनी होती है। ठीक है, और ये दोनों हैं, इनके स्टेटमेंट ध्यान रखने की बात है, कोई स्टेटमेंट पूछ भी ले, जैसा पैटर्न बदलता जा रहा है तो उसमें हमें ये याद रहनी चाहिए। ठीक, अब जो बात करते हैं, ये थी जो भी प्रॉपर्टीज़ वो फर्स्ट ऑर्डर वाली। अब सेकंड ऑर्डर वाली इनकी कुछ वेक्टर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी देख लेते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो नेक्स्ट जो अपने पास है वो है फोर्थ सेकंड ऑर्डर ऑपरेटर, है ना, द्वितीय कोटि के संकारक की कुछ सर्वसमीकाएं। अब इन्हें याद करने के लिए दो तो इसमें बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 कैसे हो जाती है वो देख लेंगे, पर उन्हें याद करने के लिए या तो सीधे याद कर लो क्या होता है, एक तो DC, है ना, DC क्या हो जाएगा अपना 0, D से डाइवर्जेंस और C से कर्ल। DC ऑफ वेक्टर किसी का होगा तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ DC ऑफ किसका दिख रहा है, डाइवर्जेंस कर्ल A, है ना, तो डाइवर्जेंस को लिखते हैं डेल डॉट और कर्ल को डेल क्रॉस A, ये हो जाता है 0। अब देखो इसके पीछे 0 की क्या कहानी है, देखो डेल क्या है, आई कैप जे कैप सब कुछ है इसके पास, है ना, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे वहाँ डेल डॉट डेल जो वैल्यू आती है उसको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो वैल्यू स्केलर निकल के आ जाती है ना, या कांस्टेंट निकल के आ जाती है, इसलिए ये इसका डॉट क्या हो जाता है 0, ठीक। और दूसरी वही कंडीशन जो कि डॉट प्रोडक्ट की होती है, डॉट प्रोडक्ट क्यों 0 होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोस थीटा 90 हो जाता है, तो वो उसकी वजह से 0 हो जाता है, ठीक। पर हमें तो याद रखना है कैसे कि DC करंट, यानी या तो DC जैसे डायरेक्ट करंट की कोई ट्रिक बना के और इसको 0 कर देते हैं, ठीक। वैसे ही CG, है ना, जैसे DC था ना, तो CG इसको कैसे याद करो, CG यानी कर्ल और ग्रेड, ये भी क्या होता है, और ग्रेड तो किसी स्केलर क्वांटिटी का होता है ना, तो 0 हो जाता है, जैसा यहाँ लिखा भी है। अब U क्या है, स्केलर है ना, U क्या है अपनी स्केलर है, तो कर्ल ग्रेड U। अब देखो इसको एक बार लिख के देख लेते हैं, तो कर्ल को लिखेंगे डेल क्रॉस, ग्रेड को डायरेक्ट लिख देंगे डेल U, है ना। अब देखो डेल U कर्ल ग्रेड U, है ना, डेल U क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 0, है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0, तो क्रॉस में साइन, जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तब 0 हो जाएगा। एक कंडीशन तो वो जो वेक्टर अलजेब्रा से निकल के आती है। दूसरी देखो ये खुद क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब I J K डिटर्मिनेंट में जब सोल्व करेंगे स्केलर क्वांटिटी का क्या निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंस, एक बार तो इसके साथ एक बार इसके साथ, तो डबल डाइवर्जेंस यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव जब स्केलर क्वांटिटी का निकालेंगे तो वो वैसे ही 0 हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक। तो और ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही अब जैसे इनकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में पूछने के हिसाब से काफ़ी सिंपल भी है और साथ पूछने में आसानी भी होती है ना, इसलिए पूछी भी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। इनको अच्छे से इनको तो रट ही ले, ठीक, क्योंकि इसको इजी वे में भी रख देते हैं कि जैसे इजी टाइप क्वेश्चंस वगैरह में, तो उनको इजी टाइप क्वेश्चन में मानते हैं, इसलिए ये दोनों याद भी होनी चाहिए। अब बात आती है डाइवर्जेंस ग्रेड U, डाइवर्जेंस को लिखेंगे डेल डॉट, है ना, ग्रेड U को डेल U, अब यहाँ स्केलर है ये भी। अब जो इसको ये तो डॉट होगा, सिंपली डॉट होते क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर U, है ना, डेल स्क्वायर U, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। लास्ट बचती है कर्ल A, है ना, कर्ल A, तो डेल क्रॉस A, डेल क्रॉस A, ठीक है। अब ये कहीं आपको पिछली स्लाइड की याद दिला रही होगी, क्या था वहाँ, डेल क्रॉस A क्रॉस B, तो बस उसी प्रॉपर्टीज़ को या तो याद कर लो और इसे सॉल्व कर लो, या इसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं जो वहाँ काम आ रही थी, है ना। तो डायरेक्ट याद करने में जो रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, डेल क्रॉस, अब यहाँ देखो यहाँ डेल A था, यहाँ B था, तो A क्रॉस B तो था ना, बिल्कुल वही। तो एक उसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव वाली एक टर्म कट जाती है, तो बच्ची 4 टर्म थी, 2 कट गई, 2 बची, 2 याद कर लेते हैं। तो 2 याद करने के लिए डेल इंटू डेल डॉट A माइनस, है ना, डेल इंटू डेल डॉट A माइनस, अब देखो डेल बाहर आ जाएगा एक, तो डेल स्क्वायर A, इसको एक तरफ कर देते, क्या हो गया, डेल स्क्वायर A, ठीक है। कैसे याद की, तो या तो याद उधर से कर लो, नहीं तो डायरेक्ट इसे याद कर लो। क्या होता है, कर्ल ऑफ A इज इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट A माइनस डेल स्क्वायर A,
तो इम्पोर्टेंट, ये भी अगेन अब इम्पोर्टेंट हो गई। तो और साथ ही इसी स्लाइड के साथ हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी वेक्टर इम्पोर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग लेंगे वो इंटीग्रेशन पर लेंगे। इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट और काफ़ी अब इम्पोर्टेंट और साथ ही काफ़ी इजी भी है अपने लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का समाकलन, ठीक है। पहला लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकलन को रेखा समाकलन कहते हैं। यानी वक्र और उसके अनुदिश किसी समाकलन को जो प्राप्त अब हम लोग करते हैं उसे रेखा समाकलन कहा गया है, ठीक है। ये जैसे कि एफ आर एक क्या है, सदिश बिंदु फलन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, सदिश बिंदु फलन है। तब जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डॉट डी आर निकालेंगे, यही क्या कहलाता है, रेखा समाकलन, ठीक। ये तो थी इसके लाइन इंटीग्रल की। अब नेक्स्ट कार्तीय रूप में, निर्देशांकों के रूप में जब इसे बात करते हैं तो माना एफ आर है ना, निर्देशांक के रूप में लिखना है। तो निर्देशांक F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप, एक्स वाई जेड के अलोंग कुछ ना कुछ वैल्यू है, F1 F2 F3, ठीक। F डॉट डी आर निकालना है। तो F मान लिया ये C कोई वक्र है, C के अनुदिश ही लेना है, वक्र के अनुदिश, लाइन के रेखा के अनुदिश ही लेना है, ठीक है। ये बात हो गई। डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर के साथ। अब डी आर क्या है, तो डी आर को भी लिख लो। तो डी आर है अपना डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये कहाँ से आया, क्योंकि आर को हम जानते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। एफ मालूम है, एफ दे दिया है, मान भी लिया है, आर दे रखा है, डी आर निकाल लिया। डी आर निकालने के बाद दोनों वैल्यू ऐसी की ऐसी रखनी है, ठीक। तो रखने के बाद क्या मिलेगा, F1 है ना, एफ तो आई डॉट आई करेंगे तो F1 डॉट डी आर, तो एफ डी एक्स हो गया इंटीग्रेशन, है ना, एफ डी एक्स प्लस F1 डी एक्स, F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड, ठीक है। फॉर्म जो काम आती है एग्जाम में वो यही है अपने, कार्टेशियन फॉर्म। कोई फंक्शन दे देता है वेक्टर फलन, कोई वेक्टर फंक्शन दे देगा जो f की वैल्यू पूछ लेगा, साथ ही फिर पूछता है इसका f डॉट डी आर बताइए या लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ आर बताइए, ठीक है। तो ये थी बात। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, ये तो परिसंचरण सर्कुलेशन और दूसरा इसका वक्रडन, वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लाइन इंटरवल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है अपने सामने। पहली है परिसंचरण सर्कुलेशन, ठीक है। पहली क्या है, परिसंचरण सर्कुलेशन। यदि वक्र C है ना, C कोई वक्र है जो कि क्या है, बंद कर वक्र है ना, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड कर्व है इन डेट रीजन, उस पाथ पे, उस क्षेत्र में, ठीक। तो एफ डॉट डी आर वक्र के चारों ओर परिसंचरण है ना, क्या कहलाएगा, परिसंचरण सर्कुलेशन कहलाता है। कब कहलाता है सर्कुलेशन, जब कोई वक्र लाइन इंटीग्रल में वक्र का इंटीग्रेट किया था और वो वक्र अगर वो कर्व क्लोज्ड होगा उस रीजन में, उस क्षेत्र में, तो क्या कहलाएगा, वो उसका परिसंचरण। कहने का इतना सा है कि कोई कर्व है वो क्लोज होना चाहिए ना, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं ख़त्म, ठीक। किसी तरह से ये हो टेढ़ा मेढ़ा घूम के, पर वो क्लोज हो, पाथ पूरा कंप्लीट बना हुआ हो, तो वो उसका परिसंचरण सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो भी रेखा समाकलन पे ही आधारित थी। नेक्स्ट कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य को भी रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल से ही निकाला जाता है, जैसे वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स। यदि एफ को मैंने क्या ले लिया, बल है ना, वहाँ एफ को कोई भी वेक्टर माना था, तो एफ मैंने वही वेक्टर को बल के रूप में ले लिया। और आर क्या है, यहाँ विस्थापन है ना, तो आर तो बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है ये एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और वो भी
लाइन इंटीग्रल में। और कहीं ना कहीं डायनामिक्स में हम जानते भी हैं कि कोई भी होगा, ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट, इसी को विस्थापित किया तो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये मिला, तो ये कहीं ना कहीं लाइन इंटीग्रल पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट थी जो लाइन इंटीग्रल पे बेस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल पर। नेक्स्ट है पृष्ठ समाकलन, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस, अब वहाँ लाइन था तो यहाँ सरफेस लेना है, और सरफेस कोई ना कोई एक्स वाई वाई जेड या जेड एक ही फॉर्म में रहेगा। भाई सरफेस है तो यही तो सरफेस है ना, 2D वाला सरफेस लेना। तो ठीक है, किसी पृष्ठ एस पर आधारित, किसी पृष्ठ एस पर अभिलंब पृष्ठ समाकलन, अभिलंब है ना, जैसे ये कोई पृष्ठ है तो इस पे अभिलंब ये वाला, इस तरह का जो समाकलन रहेगा जिसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल एफ आर डॉट एन डी एस, डबल इंटीग्रेशन लगेगा, है ना। डबल इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि डी एस क्या है, कहीं ना कहीं पृष्ठ है, मतलब एरिया है। तो एरिया के लिए एक एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस होगा, ये दोनों नहीं होंगे तो एक जेड एक्सिस के साथ होगा। तो किसी न किसी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने काम आने वाले हैं, इसको लिए डबल इंटीग्रेशन लिखा जाता है। ठीक है, और व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एन जो होता है वो यहाँ पर अपनी है अभिलंबिक इकाई, है ना, नॉर्मल इकाई, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। जैसे ये कोई पृष्ठ, अगर इसे पृष्ठ मानेंगे तो इसकी नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये, या फिर इसके अंदर जाएगी, है ना, यही रहती है ना, जो इसके साथ अभिलंबिक हो, अभिलंबिक 90 डिग्री। तो पृष्ठ समाकलन होता है ए इंटीग्रेशन एस, एस यहाँ है पृष्ठ समाकलन से, एफ डॉट डी ए, डी ए एरिया, और एफ आर एन डी एस, एन क्या है यहाँ यूनिट वेक्टर, तो एन कैप डी एस। ये तो स्टेटमेंट था, काम ये नहीं आती, काम आएगा इसका कार्तीय निर्देशांक के रूप में। तो उसे ड्राइव करना देखते हैं। तो कार्तीय फॉर्म, कार्तीय रूप में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एफ आर, तो एफ आर को जो पहले माना था वही मान लेते हैं। तो F1i प्लस F2j प्लस F3k। ठीक है, आर जानते हैं हम क्या है, xi yj zk। अब बात आती है यहाँ ds की, है ना, ds। तो अब ds किस तरह से लें, तो ds को आप देखो यहाँ से देख लेते हैं। ये अपना x एक्सिस, ये y और ये z। अगर मैं पृष्ठ यहाँ लूँ एक्स वाई तल में, एक्स वाई प्लेन में, तब मुझे क्या मिलेगा, डी ए के, डी ए तो डी एक्स होगा और डी वाई होगा, है ना। एरिया इसी तरीके से निकालते हैं ना, ये इसके डी एक्स और ये डी वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पृष्ठ में इस वाले में लूँ वाई जेड में, तब डी ए क्या होगा कि डी ए कुछ इस तरीके से होगा कि डी एक्स डी वाई होगा या डी जेड होगा। और ठीक उसी प्रकार से, है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इसमें लूँगा जेड में, तब जो मुझे पृष्ठ मिलेगा वो मिलेगा क्या कि या तो डी एक्स होगा और डी वाई, इसी का एरिया कहलाएगा ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने एरिया आ गए, 3 हो गए। तो मैं इसको लिखूँगा अब डी ए वन और डी वन, है ना, डी ए वन डी ए टू, या दूसरे में से या डी ए थ्री। किस तरीके से लिया, डी ए वन ए टू ए थ्री, और डी ए की वैल्यू क्या हो गई, डी ए वन की मैंने क्या मान ली, डी एक्स डी वाई, वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में सॉरी। ठीक है, ऐसे डी ए टू तो डी वाई डी जेड, तो कहीं ना कहीं ए टू वाई जेड प्लेन में, और डी ए थ्री तो डी एक्स और डी जेड। अपोजिट लिखेंगे तब भी कोई मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड। ठीक है, अब करना क्या है, एफ डॉट डी ए, अब अलग अलग डी ए और अपना एफ कंप्लीट, है ना, पर साथ ही क्या है, एन केप। अब देखिए, जो ही डी एक्स प्लेन लेते हैं, रेड वाले कर लेते हैं मार्क, जो ही डी एक्स प्लेन लेते हैं, जैसे ये वाला मैंने प्लेन ले लिया, ठीक है, डी ए प्लेन ले लिया ये, तो अब इसके नॉर्मल, है ना, तो इसके नॉर्मल कौन सा होगा, इसके नॉर्मल जेड होगा, है ना, जेड इसी तरह रहेगा, या तो पॉजिटिव जेड होगा या नेगेटिव जेड होगा। तो जेड इसके लाम्बिक में होगा,
तो इसका जो जेड आएगा यूनिट के वो क्या आ जाएगा के और के कौन सा, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, है ना। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड रूल लगा के पॉजिटिव के, है ना। जे एक्स से जेड में बढ़ेंगे, उसके नॉर्मल में जेड आ जाएगा। तो एन कैप क्या हो जाएगा इसके लिए के, ठीक। ऐसे ही एन कैप इसके लिए क्या होगा, वाई जेड के लिए एक्स होगा, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में। और ठीक ऐसे ही एक्स जेड के लिए वाई होगा, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव, ठीक है। आई होप आ गया होगा ये। अब देखो, अब करना क्या है, एफ डॉट डी ए निकालना है ना। तो इसको लिख देते हैं। अब इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। एस ले लिया, एफ आर में था, डॉट डी ए, है ना। कैपिटल ए में लिख लेते हैं, कैपिटल ए में ले रखा है अपन ने, और डी एस लिख लेता हूँ यहाँ, ताकि ये डी एस, इसको जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा, एफ आर। अब जो आएगी वैल्यू क्या है, डॉट डी ए वन, डी ए टू और डी ए थ्री, है ना। डी ए वन, डी ए टू, डी ए थ्री, ठीक है। अब देखिए एप क्या है, एप को भी खोल लेते हैं यहाँ, इसको हटा देते हैं, बराबर डबल इंटीग्रेशन एफ वन आई, एफ टू जे, एफ थ्री के, ठीक। और ये बीच में डॉट। अब डी ए का किसके साथ, आई के साथ, डी ए का आई के साथ, डी टू का के साथ, ये भी तो आई जे है ना इसमें, आई जे के, है ना। तो जे के साथ, आई के साथ, के साथ करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एस। तो एफ वन क्या हो गया, डी ए, एफ वन डी ए प्लस एफ टू डी टू, डी ए वन डी टू प्लस एफ थ्री डी ए थ्री। एफ वन का डी ए वन के साथ, एफ टू का डी ए टू के साथ, और एफ थ्री का डी ए थ्री के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप और कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। क्या, डबल इंटीग्रेशन एफ वन डी एक्स वाई प्लस एफ टू डी वाई जेड, मतलब डी वाई और डी जेड, और एफ थ्री डी एक्स डी जेड। तो ये है हमारा कंप्लीट एस, जो कि एफ डॉट डी आर से डी एस से मिला। यही पूछा जाता है, इसी को रेखा स्पृष्ट समाकलन कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा एफ दे देगा वो, और क्या देगा, अलोंग डी एस, और डी एस इनमें से कोई फंक्शन दे देता है, और उसके अलोंग वह उसका समाकलन पूछ लेता है। तो आई होप आ गया होगा समझ में। तो जिस तरह से लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो वो ठीक उसी प्रकार पृष्ठ समाकलन में भी फ्लक्स, अब ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, या कहीं ना कहीं अपने डायनामिक्स में काम आने वाला फ्लक्स ही है, तो उस तरीके से पूछा जा सकता है। क्या होता है, फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, सरफेस के अलोंग फ्लक्स को कैसे निकाला जाता है, यदि एफ एक सतत कंटिन्यूस भी है, सदिश है, बिंदु फलन है ना, कंटिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक हो, साथ ही जो पृष्ठ हो वो क्या हो, क्लोज्ड हो। वहाँ क्या था, रेखा, और वक्र क्या था, क्लोज थी। तो उसी तरह से यहाँ पृष्ठ क्या है, क्लोज हो। तब एफ इंटीग्रेशन ऑफ एस है ना, अलोंग एस के हो रहा है, एफ डॉट डी एस को ही क्या कहलाता है, पृष्ठ एस के चारों तरफ का फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात थी, भाई फ्लक्स किसके अलोंग निकाला जाता है, पृष्ठ समाकलन के अलोंग, है ना, सरफेस इंटीग्रल के अलोंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बच रहा है अपने पास वो है वॉल्यूम, तो उसको भी यही देख लेते हैं, कौन सा, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो पृष्ठ की बात हो गई, रेखा की बात हो गई, है ना। अब बात आ गई तीसरी, वॉल्यूम इंटीग्रल। आयतन समाकलन, इसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, आयतन समाकलन। अब आयतन समाकलन में जो एफ लिया जाता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सतत
कंटिन्यूस मतलब सतत, एफ जो है क्या रहेगा, सतत रहेगा एक तो, है ना, सतत के साथ कंटिन्यूस वेक्टर सदिश पॉइंट बिंदु फलन, ठीक है। तब जो इंटीग्रेशन निकल के आता है क्या, इंटीग्रेशन है ना, वॉल्यूम एफ आर से लिखते हैं इसको, डॉट डी वी, ठीक है। तो इसी इंटीग्रेशन को, इसी समाकलन को कहा जाता है आयतन समाकलन, आयतन समाकलन, ठीक है। देखिए ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब काम आने वाली चीज़ और क्या है अपने, इसका कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म, उसे भी देख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, माना एफ, एफ क्या है, ठीक वैसे ही जैसे पहले माना था एफ आर, तो एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप और एफ थ्री के कैप, ठीक है। एफ मान लिया, आर अपने पास डीवी, डीवी को ले लेते हैं। तो डीवी क्या है, स्मॉल एरिया का वॉल्यूम है ना। तो डीवी को कैसे, तो ये आर क्या था, एक्स आई वाई जे और जेड के, है ना, ये देखो एक्स वाई जेड। अब इसके अलावा कोई एरिया लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, तीनों तो निर्देशांक चाहिए, है ना, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। तो तीनों निर्देशांक से बनने वाली कोई ना कोई ऐसी कोई ना कोई ऐसा फिगर, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसका वॉल्यूम निकालना है। तो डी वी को क्या हो गया, तो डी वी में हो गया अपने पास डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जेड के, है ना। तीनों का लंब कुछ न कुछ लेंथ होगी, कुछ न कुछ मोटाई होगी, तब भी डी वी निकल के आएगा। ये दोनों बेसिक। अब क्या करना है, एफ को करना है डी वी से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन है ना। इसको अब वॉल्यूम है ना 1 2 3, क्योंकि डी वी डी एक्स डी वाई डी जेड है, क्या है डी वी में डी एक्स डी वाई डी जेड। तो डी वी, अब डी वी में क्या है डी एक्स, है ना। अब देखो ये तो आर है ना, इसका जब डी वी बनेगी कोई ना कोई आर वन आर टू आर थ्री, तीनों से बनने वाली कोई ना कोई फिगर, उस आकृति, उस फिगर सॉरी 3D में रहेगा ना, उस फिगर का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए 1 2 3, क्यों 3 क्यों, डी एक्स डी वाई डी जेड, एफ डॉट डी आर और डॉट डी वी, है ना। अब डी वी या एक ही है ये, अब ये आई जे के तीनों इसी में है ना, तो इसी को मल्टीप्लाई करते जाइए एफ के साथ। एफ क्या क्या था, 1 2 3, ठीक। एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप और एफ थ्री के कैप। इसका डॉट करना है किसके साथ, डीवी के साथ, है ना। तो आई के साथ भी डीवी वही रहेगा, जे के साथ भी डीवी वही रहेगा और के साथ भी डीवी वही रहेगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग। तो एक हो गया एफ वन डी वी 1 2 3 है ना वॉल्यूम, प्लस एफ दूसरा आ गया एफ टू डी वी और तीसरा 1 2 3 एफ थ्री डी वी। और डी वी को जैसे ही खोलते हैं क्या मिलता है, 2 3 वॉल्यूम एफ वन डी एक्स डी वाई डी जेड, एफ टू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस 2 3 3 डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो ये थी वॉल्यूम इंटीग्रल की बात, डी एस डी। अब ये इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इंटीग्रेशन के अब बेसिकली अब लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल करने के बाद इंटीग्रेशन अपना वेक्टर का कंप्लीट हो जाता है। अब इन्हीं तीनों इंटीग्रल को मिला जुला रूप के क्या बनते हैं, अपनी जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है वेक्टर कैलकुलस का, वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम्स व ग्रीन थ्योरम, जो कि इन्हीं तीनों इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं और साथ ही सीखते हैं कि जो वेक्टर कैलकुलस में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वेक्टर्स डाइवर्जेंस थ्योरम्स और वेक्टर थ्योरम वगैरह का,
तो उन तीनों थ्योरम्स को पढ़ेंगे, उन पे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। साथ ही अब वेक्टर कैलकुलस पे न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं हो पाया तो अब आपको नेक्स्ट में न्यूमेरिकल क्लासेज भी मिल जाएंगी, जिससे इन टॉपिक्स पे अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे किए जा रहे हैं वैसे ही करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे इन क्लासों का लाभ है। साथ ही आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों तक इस क्लास को शेयर करें जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप उन तक ये शेयर करें ताकि वो भी इन क्लास का फ़ायदा ले सकें। आपने लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।